मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब आपसे सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, और ये जो इस समय है, मोदी जी को ये समझ में आ गया है कि अब मोदी जी का जादू खत्म हो गया है और मोदी जी अब एनडीए का राह अलापने लगे हैं। और इसका एक इनडायरेक्टली जो फायदा नुकसान तो बाद में होगा, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यह है कि बिहार में इंडिया गठबंधन की जो, अब इसको जो भी कहें, लेकिन एक साइकोलॉजिकल एक अपर हैंड साफ नजर आ रहा है। वोट में कितना तब्दील होगा उसकी अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज की सारी रिपोर्ट ये भी कह रहे हैं कि जो एसआईआर इन्होंने किया है वो गले की हड्डी बन चुका है। आरजेडी और कांग्रेस और इन सबने मिलकर ऐसा किया है कि एनडीए क्यों समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि ग्राउंड पे कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इतनी ज्यादा अब वो बात पब्लिक डोमेन में आ गई है कि उसमें जो वोट कटेंगे, या अभी क्योंकि अभी 2 करोड़ वोट कटने की और आशंका है। योगेंद्र यादव जी का आज जो आर्टिकल वो कह रहा है 2 करोड़ वोट अभी और कटेंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ये सभी इसमें इसकी लपेट जद में आएंगे। प्रोफेसर अखिल स्वामी, इट इज गोइंग टू बी, अभी तक वो चाहती थी बीजेपी वर्सेस इंडिया हो, लेकिन अब बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पे एनडीए वर्सेस इंडिया होने जा रहा है। प्रोफेसर अखिल स्वामी। जय संविधान। देखिए आनंद जी, पहले तो आपने जो टैगलाइन दी है और आज आपने शुरुआत की बात की है, मैं उससे असहमत हूं। देखिए, मोदी जी का जादू 2019 और 2024 में नहीं था। 2014 में तो मैं ये बात मान सकता हूं कि एक ऐसा प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया था अन्ना हजारे के माध्यम से और आरएसएस के माध्यम से, जिसमें यह मैसेज दिया गया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री आज तक के हुए हैं उनको ही बदनाम कर दिया गया था। तो एक वो पूरा स्ट्रेटेजी थी जिसमें देश के पूंजीपति और देश के कुछ आरएसएस और बाकी अन्ना हजारे जैसे लोग थे। लेकिन 2019 और 2024 में या उसके बाद कोई मोदी जी के जादू और मैजिक की बात थी ही नहीं। ये केवल मैनिपुलेशन का मसला था, और आपने भी देखा और बाकी सारे सेफोलॉजिस्ट और एग्जिट पोल करने वालों ने देखा, क्योंकि मैं हरियाणा में बैठा हूं, मैंने हरियाणा में देखा, शिवरान साहब ने भी देखा होगा। देखिए, ये बात बिल्कुल सही थी कि गांवों के अंदर बीजेपी के लोगों का प्रवेश वर्जित था। किसान उत्पीड़ित थे। जब वो पंजाब से हरियाणा के अंदर आ रहे थे तो पंजाब की सीमाओं में गैर कानूनी रूप से बोल्डर्स लगाए गए थे और उनको नहीं घुसने दिया था, उनके ट्रैक्टर तोड़े गए थे। न घुसने देने के बावजूद, और जब कांग्रेस की मीटिंग होती थी लाखों लोग आते थे और भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में नहीं आते थे। मेरी भी जो वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात होती थी भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे थे कि साहब ये इलेक्शन हम हार रहे हैं। और इलेक्शन के बाद भी बड़े पदाधिकारियों ने मुझसे कहा कि हम कैसे इलेक्शन जीते, ये हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, वास्तविकता ये है, जादू नहीं था, ये केवल वोट की चोरी थी। जो हुड्डा जी ने कहा है कि थोड़े दिनों के अंदर हरियाणा का भी पर्दाफाश होगा और पूरे देश के अंदर जैसे वोट चोरी हुई है, तो ये खेल जो था वोट चोरी का था। अच्छा, इसी वोट चोरी की वजह से एनडीए के जितने भी सहयोगी थे, आनंद जी, मुझे ऐसा लगता है वो मजबूरी से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। ये बात चंद्रबाबू नायडू को भी पता थी, ये बात नीतीश कुमार को भी पता थी, ये बात एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को भी पता थी कि क्योंकि ये वोट चोरी होती है, और ये वोट चोरी इतनी बारीकी से होती है कि 5 बजे के बाद जहां पे पोलिंग बूथ के बाहर एक आदमी नहीं खड़ा होता है, 8% वोट बढ़ जाते हैं। 20-20 दिन तक चुनाव आयोग नहीं बताता कितने वोट पोल हुए हैं, कितने परसेंट वोट पोल हुए हैं। इसका मतलब वोट ऐड होते हैं, डिलीट होते हैं, एक एक मकान में 500-500 वोट आते हैं। दूसरे प्रदेशों से बसों से भर के लोग आते हैं, जहां पोलिंग होती है वहां पर पूरे होटल फुल हो जाते हैं। और उसके बाद जो लोअर कैटेगरी के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो ये कहते हैं कि साहब इलेक्शन तो हम जीतेंगे, हवा आपकी जितनी भी हो। देखिए, जादू का मसला तो था ही नहीं कभी। 2014 को छोड़ दीजिए, और इस इलेक्शन में जितने भी असेंबली हुए हैं, और एक जो ये लोग और जस्टिफिकेशन देते हैं कि साहब कर्नाटका कैसे जीत गए, हिमाचल कैसे जीत गए, आप झारखंड कैसे जीत गए, वहां पे हेरा फेरी हुई थी 7% की और लीड थी 10% की, इसलिए अपोजिशन जीत गया। वरना ये वहां भी ना जीतने देते, ये 7-8% की हेरा फेरी करते थे। बिहार के अंदर 20% वोट काट के इन्होंने 20% की हेरा फेरी करने का प्रयास किया है। अब सवाल यह है, लेकिन अभी भी मैं आशान्वित नहीं हूं पूरी तरह से। अभी भी अगर 5 बजे के बाद 10% वोट बढ़े और अपोजिशन वालों ने बाहर की वीडियोग्राफी की, बाहर की वीडियोग्राफी आप कर सकते हैं,
पोलिंग बूथ के अंदर नहीं कर सकते, बाहर सड़क के बाहर कर सकते हैं। और आप देखते हैं कि एक भी आदमी लाइन में नहीं खड़ा है और उसके बाद 10% वोट बढ़े और उसके बाद ईवीएम 100% चार्ज बैटरी की मिलती हैं और ईवीएम ही अगर बदल दी जाती हैं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी इतना ज्यादा आगे जा चुके हैं, पीछे नहीं हट सकते। अगर वो पीछे हटेंगे तो उसके बाद बहुत खतरे हैं। सरकार बदलेगी तो गोदी मीडिया पे बहुत सारे लोगों पे तलवारें मंडराएंगी। इसलिए ये लोग अब अंतिम शेर की सवारी कर रहे हैं, ना उतर सकते हैं ना चढ़े रह सकते हैं, इसलिए ये अंतिम प्रयास करेंगे। लेकिन अभी मैं आशान्वित नहीं हूं और ये अपोजिशन को इस बात का हल देखना पड़ेगा कि 5 बजे के बाद पोलिंग बूथ के बाहर एक भी आदमी न खड़े होने के बावजूद 8% वोट कैसे बढ़ गए। और ये ईवीएम जो बॉक्सेस हैं इनको, लेकिन जो सरकारी अधिकारी के माध्यम से सब कुछ होता है, अभी तक सरकारी अधिकारियों को एक मैसेज दे दिया गया था बीजेपी के द्वारा, आएंगे तो मोदी ही। उससे सरकारी अधिकारियों को लगता था इनसे पंगा लेने से कोई फायदा नहीं, हरियाणा में हवा बह रही हो कांग्रेस की, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी और फिर जेल भेज देगी, ईडी सीबीआई के केसेस करा देगी। करप्ट सारे सरकारी अधिकारी होते हैं तो डर से। लेकिन बिहार के अंदर अब सरकारी अधिकारियों को डर सता रहा है कि अगर गड़बड़ी की और गड़बड़ी के बावजूद अगर 50% की लीड इंडिया गठबंधन को जनता ने दे दी तो 20% की हेराफेरी से भी नहीं जीत पाएंगे। और जब सरकार बदलेगी उसके बाद डिजिटल वोटर लिस्ट से ही सारी चीजें निकाली जाएंगी, बहुत सारे लोग जेल जाएंगे। और आपको ये भी पता चला होगा बीएलओ हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए हैं बहुत सारे सरकारी कर्मचारी। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारा उत्पीड़न हुआ है तो इसका मतलब यह है कि अब धागे खुलने लगे हैं और कुछ दिनों के अंदर। लेकिन अभी भी अपोजिशन को ईवीएम न बदली जाए, लास्ट मोमेंट पे वहां पे काउंटिंग के समय लाइट ऑफ ना हो जाए जैसे काशी के अंदर हुई थी और यूपी की 13 सीटों के अंदर हुई थी। तो अभी भी लेट अस कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड, बेईमानी होने की पूरी संभावना है। लेकिन पूरे देश के अंदर ये नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। जी नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल आपसे सहमत हूं। विवेक देशपांडे साहब, आपसे ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ या वोट चोरी की बात जो है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि महाराष्ट्र भी इससे अछूता नहीं रहा था। और महाराष्ट्र में तो प्रूव हुआ था, महाराष्ट्र के कई विधानसभाओं में इस तरह की बात हुई थी लेकिन उसको कंक्लूड नहीं कर पा रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि वहां पे भी जो काम चल रहा है शायद अगले 1-2 महीने में विथ प्रॉपर एविडेंस के साथ वो वहां पे भी आ जाएंगे। वो महाराष्ट्र को ही लेके सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा था कि हमें विधानसभा का वोटर लिस्ट और हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट डिजिटल फॉर्म में दे दो, जो वो नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। मेरे ख्याल में इस मुहिम से, बिहार की मुहिम से एक रास्ता खुल गया है। कोर्ट के द्वारा या किसी और माध्यम से या पब्लिक ओपिनियन बना के वो लिस्ट मेरे ख्याल में महाराष्ट्र में अब मिलने का आसार नजर आ रहा है। मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो ग्राउंड पे रियलिटी है, लोग जो भी कहें, कल फिर से खबर आई कि श्रवण कुमार जी, कोई अच्छी वो नहीं लेकिन श्रवण कुमार जी मंत्री हैं, उनको पब्लिक ने उनसे बहुत से प्रश्न पूछे और उनसे के साथ थोड़ी अभद्रता की। मैं ये विवेक साहब ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब ये सारी बात हुई थी तो अगर याद हो तो इसके अगेंस्ट देवेंद्र फडणवीस ने अपना मोर्चा खोला था। मतलब इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस बैटिंग करने के लिए उतारे गए थे। ये बहुत बड़ी अनयूजुअल सी चीज थी। लेकिन शायद इसका एक कारण लोग अब ये भी कहते हैं क्योंकि चोरी से जो आए थे और वो चोरी के उस पर बैठे हुए थे। जैसे धीरे धीरे राहुल गांधी जनमानस से जब भी मीटिंग हो रही है तो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई ये प्रधानमंत्री वैध नहीं है क्योंकि इनके पास वो जो वोट आए हैं वो चोरी के हैं। क्या इस तरह क्या एक ओपिनियन महाराष्ट्र में भी बन रहा है कि ये जो देवेंद्र फडणवीस साहब आए हैं ये चोरी के वोट से चीफ मिनिस्टर बने, कुछ इस तरह की बात बन रही है? और बिहार के ऊपर जो आपका एनडीए वर्सेस इंडिया होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है, जो अभी तक बीजेपी वर्सेस इंडिया था?